हो गलो। आपसे हम के 2000 चलो शुरू कर रहे हैं हम लोग। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग देख रहे थे गुप्त काल हम लोग देख लिए थे, है ना। चलिए गुप्त काल खत्म हो गया था, है ना। आज हम लोग देखेंगे एक नया वंश का उदय हो रहा है, उसका नाम है पुष्यभूति वंश। देखो जैसे हम लोग मौर्य वंश पढ़े थे, मौर्य वंश पढ़ने के बाद सारा का सारा कहानी क्या था, तो एक हिसाब से पूरा का पूरा एक केंद्रित वंश था मौर्य वंश, है ना। उसके बाद फिर भी विघटन होना शुरू हुआ, है ना। विघटन हुए तो बहुत सारे वंश आए, सातवाहन आए, है ना, पल्लव आए, ये सब आना शुरू हुए। उसके बाद फिर हम लोग देखे गुप्त वंश का एक फिर केंद्रीकृत शासन देखे। फिर गुप्त वंश जब विघटित होना शुरू हुआ तो होने के बाद फिर एक नया छोटा सा वंश बनता है, लेकिन इम्पैक्ट डालता है अच्छी तरह से भारत में, उसका नाम है पुष्यभूति वंश। ऐसा बोला जाता है कि भारत का ये अंतिम जो है ना, हिंदू का एक संगठित करने वाला वंश माना जाता है इसको, पुष्यभूति वंश को। पुष्यभूति वंश में जो राजा हुए हैं उनका नाम है पहला का पहला, है ना, प्रभाकर वर्धन। इसको वर्धन वंश भी कहते हैं। पुष्यभूति वंश कौन सा वंश कहते हैं? वर्धन वंश। हाँ, जैसे हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, है ना, राज्यवर्धन। इसमें मेन रूप से 3 राजा होंगे, ठीक है। पहला होंगे पुष्यभूति जो संस्थापक होंगे, उसके बाद इसमें प्रभाकर वर्धन होंगे जो वास्तविक संस्थापक कहे जाएंगे, उसके बाद राज्यवर्धन होंगे बीच में, और फिर एक सबसे उच्चतम राजा होते हैं, उनका नाम है हर्षवर्धन। नाम तो सुना ही होगा, है ना। चलिए देखिए, हाँ, संस्थापक इनका है पुष्यभूति। संस्थापक कौन है? पुष्यभूति, है ना। वास्तविक संस्थापक का नाम है ना, प्रभाकर हाँ, वर्धन, प्रभाकर वर्धन। क्लियर? हाँ, और ये इसकी राजधानी कहाँ थी? तो मेन रूप से थी थानेश्वर। कहाँ? राजधानी थानेश्वर में। कहाँ है थानेश्वर? कुरुक्षेत्र के निकट। कुरुक्षेत्र कहाँ है? मारेंगे तुम लोग। कुरुक्षेत्र कहाँ है? पूरा का पूरा इतिहास बता रखे। हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, हरियाणा में, है ना। हरियाणा में थानेश्वर है। तो ये वंश का लगभग उदय है कहाँ? हरियाणा में माना जाता है ना। क्लियर? हाँ, देखो पहला राजा है पुष्यभूति, दूसरा राजा कौन है? नरवर्धन। कौन है? नरवर्धन। तीसरा राजा कौन है? आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन। इन सबका इतिहास बहुत कम मात्रा में मिल पाता है ना। लेकिन प्रभाकर वर्धन से जो इतिहास शुरू होता है मिलना, उसके बाद सारा इतिहास मिलने शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो चौथे राजा में कौन हो जाएंगे? प्रभाकर वर्धन। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं, प्रभाकर वर्धन के बारे में। अभी तो बताएं कि इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दूसरा पॉइंट ए लिख सकते हो, इसके पत्नी का नाम थे यशोमती। पत्नी कौन है? यशोमती। हाँ, उसके बाद बात करें माता का नाम बात करें तो महासेन गुप्ता, क्योंकि माता का नाम महासेन गुप्ता। देखो इनका 2 पुत्र हैं। पुत्र की बात करें तो इनके 2 पुत्र हैं। बड़ा पुत्र का नाम है राज्यवर्धन। क्या नाम है? राज्यवर्धन। और छोटका का नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन है। हाँ, एक पुत्री भी थी, इनका नाम था राजश्री, है ना। लोग कहानी सुना चुके हैं राजश्री का। हाँ, राजश्री, है ना। राजश्री का विवाह हुआ था, है ना, ग्रह वर्मन से। ग्रह वर्मन से, है ना। देखो वर्धन है, ये वर्मन है, ध्यान रखना।
दोनों वर्धन वर्धन मत कर लेना, है ना। ग्रह वर्मन आगे तुम लोग को पढ़ाएंगे, मौखरी वंश का राजा होगा। कौन से वंश का राजा होगा? मौखरी वंश का, ध्यान रखना। मौखरी वंश का राजा होगा ग्रह वर्मन। क्लियर? इनके बारे में ज्यादा कुछ मिल नहीं पाता है, लेकिन हाँ, ये सूर्य के उपासक थे। किनके उपासक थे? सूर्य के उपासक थे। तो ये बोला जाता है कि लगभग लगभग इतना पुष्पभूति वंश वाले होंगे ना, वो सारे सूर्य के ही उपासक थे। क्लियर? अब इनका जो मेन प्रतिद्वंदी है वो है बंगाल। कौन है मेन प्रतिद्वंदी? कौन है? बंगाल। बंगाल का राजा का नाम था उस समय शशांक। शशांक नया नया राजा बना था, हैं। और इधर भी क्या हुआ कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर प्रभाकर वर्धन के बाद राजा कौन बनता है? बड़ा भाई। कौन बनेगा? बड़ा भाई राज्यवर्धन, हैं। हाँ, परम भाटकर का। हाँ, अब देखो यहाँ पर एक कहानी होगी। यहाँ पर एक व्यक्ति और इंक्लूड होगा, उसका नाम है देवगुप्त, है ना। तो गुप्त वंश का एक पार्ट जब टूटा तो वहां से एक छोटा सा गुप्त वंश का उदय हुई, वहां से एक राजा बनेगा देवगुप्त। और वो देवगुप्त जो है शशांक का मित्र होगा। किसका मित्र होगा? शशांक का। अब कहानी यहाँ से थोड़ी सी देखो, यहाँ पर युद्ध कम होंगे, लेकिन यहाँ पर कूटनीति अधिक होगी। मारकाट ज्यादा नहीं होगा, कूटनीति होगी। कूटनीति कहने का मतलब भाषा भाषी। हाँ, बोला बोली। कूटनीति मतलब कि आंतरिक कलह करवाना, है ना। यहाँ बैठे बैठे वहां पर लड़ाई करवा देना, है ना। एक बात के दो बात चार बात उसको बहलाना फुसलाना जो भी कर सकते हैं, चुगली कर देना। हाँ। देवगुप्त की हत्या किसने कर दी? देवगुप्त की हत्या शशांक ने की। सॉरी, शशांक नहीं, देवगुप्त ने, राजवर्धन ने की। राजवर्धन ने की, हैं। और उसके जस्ट बाद क्या हुआ कि हालांकि देवगुप्त पर शशांक जो है डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता था राजवर्धन पे, है ना। तो राजवर्धन ने क्या किया, उसके दासी के थ्रू मरवा दिया, जहर दिलवा करके। बस समझ नहीं समझ आया? हाँ, देवगुप्त जो कि शशांक का मित्र था। किसका मित्र था? शशांक का मित्र था, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, राजवर्धन और शशांक एक दूसरे पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। अब इसके लिए कि एक तोड़ निकाला। तोड़ क्या निकाला कि इसका एक जो है ग्रह वर्मन, है ना। ग्रह वर्मन कौन है? तो ग्रह वर्मन है इसका, है ना, बोल सकते हो कि जीजा। कहाँ गया रे? हाँ, राजवर्धन किया हर्षवर्धन का जीजा। हाँ, कौन है? ग्रह वर्मन। तो यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, तीनों ग्रह वर्मन, है ना। फिर इसी तरफ कर लो राजवर्धन, ये दोनों जीजा साला हैं। हाँ, अब यहाँ पर क्या हो गया? शशांक और, है ना, देवगुप्त। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या। हालांकि दुश्मनी है शशांक से और राजवर्धन से। दुश्मनी कहाँ कहाँ है? इससे और इससे, ठीक है। तो एक दूसरे पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है। तो शशांक का मित्र है देवगुप्त। शशांक ने देवगुप्त को कहा कि एक काम कर रहे। बोला क्या? तो राजवर्धन को मार दे। देवगुप्त बोला पागल होगा, है ना, तुरा हम ही मिले सवेरे सवेरे। तो बोला नहीं, हम मारने जाएंगे, हम लोग निपटा देगा वो। बोला ठीक है, एक काम करो, तो ग्रह वर्मन को मार दो, इसको तो मार सकते हो। मौखरी वन छोटा सा वंश है ना। तो देवगुप्त की सहायता से क्या किया शशांक ने कि ग्रह वर्मन को मरवा दिया। बस समझी? किसको मरवाया? ग्रह वर्मन को। अब राजवर्धन गुस्सा होगा, है गुस्सा होगा, तो राजवर्धन ने क्या किया? देवगुप्त को निपटा दिया। बात समझे? हाँ, अब देखो, अभी भी शशांक जो है डायरेक्ट अटैक देवगुप्त पे, सॉरी, राजवर्धन पे नहीं करेगा।
गुस्सा होगा लेकिन डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, कितना भी गुस्सा होगा तब भी नहीं करेगा, क्योंकि इसकी शक्ति के मुकाबले इसकी शक्ति बहुत कम है। हालांकि बाद में शक्ति का इसका उत्कर्ष होता है, बढ़ता है। उसके बाद क्या किया शशांक ने कि वही की एक दासी थी, दासी की सहायता से क्या किया कि राज्यवर्धन को मरवा दिया। हाँ, तो इस कंडीशन में तीनों की क्या होगी, मृत्यु होगी। बचा कौन, शशांक। अब नया राजा बन करके आता है यहाँ पर कौन, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, क्लियर। हर्षवर्धन का जो उम्र है वो 15 साल के लमसम में है। 14 साल, हाँ 16 साल, चलो इसका जो उम्र है कितना है, 16 साल। 16 साल की उम्र में राजा बनता है तो कितना बढ़िया राजा बनेगा, है ना। वो भी कोई सत्ताधारी नहीं है वहां पे, आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसको बेहतरीन तरीका से समझा पाए या फिर समझ पाए, या फिर हर्षवर्धन को भी लगेगा कि हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको मारने वाले कौन था, ये दासी थी, अपने घर के लोग थे, तो हम विश्वास नहीं कर पाएगा। इसने में क्या हुआ कि राजश्री, हाँ ये लेडीज जो कि, हाँ जो कि इनकी पत्नी थी ग्रहवर्मन की, इसको लगा कि यहाँ पर ससुराल में तो ये मारा गया है, ससुराल पर शशांक का अधिकार है ना, मौखरी वंश पर किसका अधिकार हो गया था, शशांक का अधिकार हो गया था, क्लियर। अब इसको लगा कि यहाँ पर हमारा अगर हम अपना नैहर जाते हैं तो वहां पर भी शशांक का लगभग इनडायरेक्टली अधिकार कर ही लिया है, क्योंकि जो हमारा भाई है वो बहुत कम उम्र का है। हाँ, जब इसको निपटा लिया है, इसको भी निपटा दिया है, तो इसको निपटाने में कौन समय लगेगा, बात समझे। शशांक को भी लगा था कि जैसे ही हर्षवर्धन राजा बनेगा वहां पर एक हम अपनी कठपुतली को बैठाएंगे, बैठाने के बाद पूरा का पूरा जो है ना उत्तर भारत का पूर्वी क्षेत्र पूरा हमारे कंट्रोल में हो जाएगा, सॉरी उत्तर भारत का पश्चिमी क्षेत्र पूरा हमारे कंट्रोल में हो जाएगा, जो कि हरियाणा का क्षेत्र है, यूपी का क्षेत्र है, बात समझे। शशांक को भी लगा था, शशांक बैठा कहाँ है, बंगाल में बैठा हुआ है, ध्यान रखना, शशांक कहाँ बैठा हुआ है, बंगाल में, क्लियर। हाँ, शशांक का वंश का नाम है गौड़ वंश। कौन वंश, गौड़ वंश का व्यक्ति है ये, ध्यान रखना। शशांक हिंदूवादी को मानने वाला पहला वंश है, पूरी तरह हिंदू को मानता है, कट्टर हिंदूपंथी है। बोधि वृक्ष को कटवा करके गंगा में फेंकवा दिया था इसने, ध्यान रखना, क्वेश्चन आते हैं बार बार कि बोधि वृक्ष को कटवा करके गंगा में फेंकवाने वाला व्यक्ति कौन है, शशांक है। पूरी तरह कट्टर हिंदू बोल सकते हो ना, कट्टर वाला, हाँ गया वाला कट्टर हिंदू समझ सकते हो, कट्टर हिंदू है ये। 7वीं पीढ़ी का पेड़ है, चौथी पीढ़ी का पेड़ है, पीढ़ी समझते हो, जैसे उसी का पीढ़ी का एक पेड़ लगा दिया जाता है डंट टहनी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, अभी चौथी पीढ़ी का पेड़ है। क्लियर हो गया यहाँ से, हैं। लास्ट में जब हर्षवर्धन राजा बनता है तो इनके जो बहन है राजश्री, वो अपना जो जगह है छोड़ करके चली जाती है कहाँ, विंध्याचल के जंगलों में। वहीं पर क्या होता है कि विंध्याचल जंगल, सबसे पहला काम हर्षवर्धन ये करता है कि वो विंध्याचल के जंगल से अपनी बहन को खोजता है। खोजने के क्रम में है ना काफी सारी चीजें होती है, जैसे ही उसकी खोज पूरी हो जाती है, उनकी बहन मिल जाती है, मिलने के बाद है ना सबसे पहला अटैक करता है किस पे, देवगुप्त वाला राज्य पे, उसके बाद अटैक करता है शशांक वाले राज्य पे, उसके बाद पंजाब बगल में जीतता है, मतलब आसपास के लगभग इलाके जीत जाते हैं, क्लियर। तो ये छोटी सी कहानी थी जो आप समझ जाइएगा खाली इससे कि हर्षवर्धन आगे क्यों बढ़ा। इसको याद ज्यादा रखना नहीं है, बस याद रखना है कि ग्रहवर्मन को किसने मारा, तो देवगुप्त ने मारा, है ना, लिखा देते हैं पॉइंट अभी, ठीक है। हाँ, देवगुप्त किसने मारा, राजवर्धन ने मारा, राजवर्धन को किसने मारा, शशांक ने मारा, कहानी खत्म हो गई। शशांक को किसने मारा, हर्षवर्धन ने मारा, कहानी यही थी। हाँ, मतलब दुश्मनी इस कदर हो गया, समझ गए। शशांक और देवगुप्त क्या था, मित्र था, है ना, और इधर तो है ना अपना रिश्तेदारी निभा रहा था। तो पॉइंट लिखे फटाफट, पहले लिखे इसके बारे में, पहले लिखे ग्रहवर्मन की हत्या देवगुप्त ने की। ग्रहवर्मन की हत्या देवगुप्त ने की। हो गया। देवगुप्त की हत्या राजवर्धन ने की। देवगुप्त की हत्या किसने की, राजवर्धन ने की। राजवर्धन की हत्या शशांक ने करवाया, किया नहीं, करवाया। राजवर्धन की हत्या शशांक ने करवाया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट यहां से। उसके बाद शशांक
की हत्या हर्षवर्धन ने की और बंगाल को जीता। शशांक की हत्या हर्षवर्धन ने की और बंगाल को क्या किया? जीता। तो ये छोटी सी कहानी थी तुम्हारे राज्यवर्धन के समय में इतना सारा कांड हुआ था। क्लियर? ये सब कहानी कब हुई थी? इसके समय में, राज्यवर्धन के समय में। अब लिखो हर्षवर्धन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। सीक्वेंस समझ गया, सारा कुछ समझ जाएगा, है ना? ज्यादा दिमाग क्या लगाना है? ग्रह वर्मन को पहले मारा था किसने? देवगुप्त ने। देवगुप्त किसने मारा? राजवर्धन ने। राजवर्धन को किसने मरवाया? शशांक ने। फिर बाद में हर्षवर्धन राजा बना तो शशांक से बदला ले लिया। कहानी खत्म। हाँ, अब देखिए आते हैं हर्षवर्धन के बारे में। हाँ, लिखिए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 590 ईस्वी में। 590 ईस्वी है, तो 16 वर्ष बाद राजा बनेगा। तो राज्याभिषेक कब होगा? 606। तो राज्याभिषेक लिख लो, है 606 ईस्वी। क्लियर? कितना वर्ष की उम्र में? ध्यान रखना, 16 वर्ष की उम्र में। हाँ, इसने अपनी राजधानी चेंज करता है ना? कहाँ करता है? कन्नौज। कन्नौज कहाँ पड़ता है? यूपी के इलाका में है। लिखे, इसका राजधानी कहाँ था? राजधानी कन्नौज। कन्नौज कहाँ पड़ता है? यूपी के इलाका में। क्लियर? एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि जो हर्षवर्धन है वो किसकी सहायता से अपनी बहन को खोजा था? ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं कभी कभी एग्जाम, जब हायर लेवल एग्जाम बैठो ना तो लिख लीजिए। हर्ष ने राजश्री को कहां से खोजा था? विंध्य के जंगल से। विंध्याचल के जंगल है ना, या विंध्य के जंगल, कभी कभी लिखेगा विंध्य के जंगल। ठीक है, दोनों एक ही है। विंध्य के जंगल से। कहां से खोजा? विंध्य के जंगल से। इसको खोजने में दो व्यक्ति ने मदद की थी। एक था, नाम था भंडी। भंडी कौन था? ममेरा भाई, जो इसका हमेशा साथ देता था, मतलब बचपन से साथ में खेला था। एक व्यक्ति था, और कौन था? दिवाकर मित्र। दिवाकर मित्र है ना, ये आचार्य थे। देखो, दिवाकर मित्र सेम टू सेम वही काम कर रहे हैं जो, है ना, जो कौन कर रहे हैं? नहीं, जो कर रहे हैं चाणक्य हैं। क्लियर? अब देखो, दो ध्यान रखना, भंडी था, हमेशा साथ देता था ये भंडी। हाँ, सेनापति, मुख्य सेनापति भंडी था, ध्यान रखना, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कभी कि हर्षवर्धन का मुख्य सेनापति कौन था? भंडी था। हाँ, ध्यान रखना। सेनापति मुख्य सेनापति क्यों रखा जाता है? क्योंकि है ना, वहां पर क्या होता था? विद्रोह होने के चांस अधिक होते थे मुख्य सेनापति के समय। जैसे मान लो कि सबसे ज्यादा विद्रोह कहाँ होगा? सेना में। तो वहां पर तुमको वैसा व्यक्ति को रखा जाएगा जो तुम्हारे सबसे करीबी हो, सबसे विश्वसनीय हो। बात क्लियर हो गई? हाँ, उपाधि इसका बहुत सारा मिला है। हाँ, उत्तर भारत का भगवान कहते हैं इसको, उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहते हैं इसको, है ना। और एक और कहते हैं महाराज, मगध राज। 3 उपाधि मिला इनको, मगध राज, उत्तर भारत का भगवान, है ना, उत्तर भारत का अंतिम हिंदू राजा। देखो, अंतिम हिंदू राजा क्यों कहते हैं, थोड़ा ये भी समझ लो। क्योंकि हम बात कर रहे हैं लगभग 606 ईस्वी की, 606 से लेकर के 647 तक की। इसके बाद स्टार्टिंग होंगे हम लोग 700 ईस्वी में। 700 ईस्वी में वही व्यक्ति आने शुरू होंगे जो, है ना, मुस्लिम थे वहां से,
जो अरब से मुस्लिम लोग आ रहे थे, आक्रांता लोग, वो आने शुरू होंगे। कन्नौज में हर्षवर्धन के बाद कोई ऐसा राजा नहीं हुआ, हालांकि इनका वंश चला आगे, लेकिन ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो बार बार उस आक्रमणकारी को रोकने की क्षमता होती थी। बाद में फिर जब बीच में क्या हुआ कि जब यहाँ पर ये भी कहानी आती है कि जैसे बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म अपना लिए थे और वो बहुत सारे लोग बौद्ध में कन्वर्ट भी हो गए थे, है ना। तो वहाँ पर युद्ध वाले संघात की कहानी लगभग समाप्ति पर थी। लेकिन जैसे वहाँ से मुस्लिम आक्रांता अरब से आने शुरू हुए, तुर्की लोग आने शुरू हुए, है ना, अरबी आने शुरू हुए, तब यहाँ पर आप लोग सुनते होंगे कि चौहानों की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। तो अग्नि से कोई उत्पत्ति थोड़ी होती है, हैं? अग्नि से उत्पत्ति होती है? नहीं। हुआ क्या होगा, जो लोग देखो, एक थे अगस्ता ऋषि, जब आक्रांता आने शुरू हुए, है ना, बहुत सारे लोग आने शुरू हुए, विदेशी आने शुरू हुए, हाँ, तो ऋषि अगस्ता ने क्या किया कि वहां पर एक सारे जो बौद्ध बन गए थे, उन बौद्ध को फिर से अपना जो शक्तियां, जब होते ना शक्तियां याद दिलाना, तो शक्तियां को याद दिलाएं। बोले कि तुम लोग तो युद्ध करने के लिए बने थे, तुम लोग कहाँ से बौद्ध होते फिर हम पर गए। बात समझे? क्योंकि बहुत सारी जगह पे आपको बौद्ध के स्तूप देखने को मिलेंगे, बौद्ध के और भी चीज देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो वहां पर फिर ऋषि अगस्ता ने क्या किया कि हवन कुंड करवाया। हवन कुंड करवाने के बाद जितने भी लोग बौद्ध बने थे, उस सारे बौद्ध को फिर से क्षत्रिय धर्म में, मतलब हिंदू धर्म में ट्रांसफॉर्मेशन करवाए, और वहीं से वहां पर 3-4 वंश को कन्वर्ट बांटना शुरू किए। मतलब एक परमार वंश था, है ना, एक आपका चौहान वंश था, है ना, और एक मेवाड़ वाले थे गुहिल वंश। ठीक है, हाँ, रतन सिंह वाला। क्लियर? तो ये 3 वंश आप लोग को वहीं से उत्पत्ति देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि ये तीनों वंश की उत्पत्ति अग्नि द्वारा हुई है। अग्नि द्वारा उत्पत्ति थोड़ी होता है, अग्नि से थोड़ी कोई आदमी निकल जाएगा, कितना हवन करोगे। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन करवाया गया था कि आप जो, हाँ, आप जो मान लीजिए आप चले गए हैं जिस धर्म में, उस धर्म में तो मार काट करना है नहीं, और यहाँ पर आक्रमणकारी आ चुके हैं। अब मेन धर्म आपका क्या था? रक्षा करना, है ना। तो आप जब धर्म ही चेंज कर लिए हैं तो रक्षा कौन करेगा? बस में भी। तो इनके बाद जो थे, ये भी थे, हर्षवर्धन भी थे। हर्षवर्धन के बाद लगभग सारा ट्रांसफॉर्मेशन 50-60 साल, 100 साल में हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया, आक्रमणकारी आते गए, तो वहां से फिर वही अगस्ता ऋषि, है ना, ने काफी सारे चेंजेस किए। हाँ, चेंजेस करने के बाद फिर वहां से क्या करना शुरू किए, फिर उनको याद दिलाना शुरू किए, फिर बाद में फिर युद्ध लड़ना शुरू हुआ। वहीं पर स्टार्टिंग होती है आपको गुहिल वंश के एक राजा हैं बप्पा रावल। हाँ, बप्पा रावल पहले ऐसे राजा थे, है ना, स्टार्टिंग में मतलब महाराणा प्रताप के पहले वंशज में से एक थे, जो कहाँ तक कर लिए थे? अफगानिस्तान तक कब्जा कर लिए थे जाकर के। हाँ, मतलब तुर्की को भगाते भगाते अफगानिस्तान तक खदेड़ दिए थे। उसी में आपको पता है, एक नाम सुनते हो पाकिस्तान का जगह रावलपिंडी, नाम सुने हो? रावलपिंडी, रावलकोट। हाँ, पहले रावलकोट था, फिर पाकिस्तान जब बना तो वहां पर बन गया रावलपिंडी बन गया। तो रावलपिंडी जगह जो है बप्पा रावल के नाम पर रखा गया है। बस भाई, बप्पा रावल के नाम पर रखा गया रावलपिंडी, मतलब वहां पर स्टे करते थे, वहां पर बाउंड्री बना दिए थे वो। बस भाई, उसके बाद तो जैसे जैसे आक्रमण होते गए वैसे वैसे लोगों ने युद्ध लड़ना शुरू कर किया है, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। लेकिन इम्पैक्ट नहीं डाल पाए तो बहुत सारा होता है कि सर क्यों नहीं डाल पाए, सर यहाँ पर दिक्कत क्या हो गई, है ना। देखो, ऐसा नहीं था कि हम लोग लड़ नहीं थे, लड़ने में हिंदुस्तान वाले भी आगे थे, ऐसा नहीं था। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने क्या किया है कि 700 से लेकर के 1200 ईस्वी तक की कहानी को खत्म कर दिया है ना, उस इतिहास को निकालता ही नहीं है। आप लोग पढ़िएगा तो 700 से 800 तक पढ़िएगा, 800 से बाद सीधा 1200 के बाद पढ़िएगा, जब यहाँ पर आए कौन, बीच में युद्ध भी हुए हैं, बीच में लोग जीते भी हैं, बीच में आक्रमण भी हुए हैं, लेकिन बीच का इतिहास सब गायब कर दिया है। उसके बाद पढ़ोगे सीधा गुलाम वंश 1200 ईस्वी में। जब मिडावल हिस्ट्री पढ़ोगे तो 700 में पढ़ोगे, है ना। हाँ, तुर्की का आक्रमण, हाँ, अरबों का आक्रमण, और उसको सीधा पढ़ोगे गुलाम वंश। हाँ, तो वहां से कहानी हो जाता है, बीच में 400 वर्ष उसका इतिहास। क्लियर? चलो, हर्षवर्धन देखो, लिखो, हर्षवर्धन ने कुल कितना प्रदेश जीता? कुल 5 प्रदेश जीते थे हर्षवर्धन ने। पंजाब, ध्यान रखना माइंड में कौन, देखो जब हम क्षेत्र जब बोल रहे हैं ना, तो आपको माइंड में आना चाहिए पंजाब। पंजाब का मतलब कि आधा पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र, है ना। पुराना वाला याद करना, है ना, नया वाला नहीं, ठीक है, क्योंकि आधा पंजाब कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में है। हाँ, पंजाब हो गया। दूसरा कान्य कुंज,
कान्य कुंज बोलते थे उत्तराखंड उत्तराखंड और एचपी वाला क्षेत्र को कान्य कुंज कहते थे। क्लियर? हाँ, कान्य कुंज। हाँ, तीसरा है बंगाल। अब देखो बंगाल कहाँ पर रहा है, पूरा बिहार उठा ले, पूरा पश्चिम बंगाल, पूरा पूर्वी बंगाल, है ना, असम का क्षेत्र, मेघालय का क्षेत्र, त्रिपुरा का क्षेत्र, ये पूरा क्या है, बंगाल है। मैप दिमाग में रखे ना, तो इतना क्लियर हो गया। अगला है मिथिला। मिथिला का मतलब है पूरा बिहार उठा ले। मिथिला का मतलब क्या, पूरा बिहार। मिथिला कहाँ है, बिहार में, है ना। तो देख कितना प्रदेश जीत रहा है। उसके बाद उड़ीसा। अब हम लोग मैपिंग में आते हैं, कितना हम लोग मैप कवर किए। उसका क्षेत्र था, राजधानी यहाँ पर था, है ना। हरियाणा तो पहले उसका क्षेत्र है, पंजाब का ये पूरा क्षेत्र उठा ले यहाँ से, हैं। हाँ, क्लियर हो गए। यहाँ से फिर हिमाचल, अभी तो बताया हिमाचल कान्य कुंज है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र तो इसी का है, हैं। बंगाल यहाँ तक उठा ले इधर से, क्लियर। यहाँ से पूरा का पूरा उड़ीसा, मतलब ये क्षेत्र पूरा कितना है, किसका है, हर्षवर्धन का है। क्लियर? चलो एक पॉइंट और लिख लो। हर्ष पहले शिव का उपासक था, बाद में बौद्ध धर्म का उपासक बन गया। हर्ष पहले शिव का उपासक था, बाद में बौद्ध धर्म का उपासक बन गया। एक क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन युद्ध से पहले, जाने से पहले कौन भगवान की पूजा करता था। तो शिव के उपासक होगा तो रुद्र की पूजा करेगा, और किसका पूजा करेगा। शिव का गुस्सा वाला रूप कौन है, रुद्र, है ना। हाँ, उसके बाद बौद्ध धर्म का उपासक बन गया। पहले शिव का उपासक था, उसके बाद बौद्ध धर्म का उपासक बन गया। ये क्वेश्चन पूछता है ना। हाँ, तो एक क्वेश्चन पूछता है कि जाने से पहले किनकी पूजा करता था। देखो शिव के अनेक नाम है, तो सबसे गुस्सा वाला नाम कौन है, रुद्र। बताया था ना, सबसे गुस्सा वाला नाम कौन है, रुद्र। तो युद्ध में जाने से पहले किनकी पूजा करेगा, रुद्र की, है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लो, है ना, कि युद्ध में जाने से पहले हर्षवर्धन रुद्र की पूजा करता था। किनका, वो योद्धा के साथ साथ, है ना, राइटर भी था। इसने बहुत सारी किताबें भी लिखी है। एक क्वेश्चन ये भी लिख लो, हर्ष की रचना कौन कौन सी है। हर्ष की रचना रत्नावली एक किताब है, इन्होंने लिखा है। सूर्य शतक, मयूर शतक, और है ना, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये 5 किताबें किसने लिखी है, हर्षवर्धन ने। एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि हर्षवर्धन जो है ना, कितना ब्राह्मण को खाना खिलाता है और कितना बौद्ध वाला को खाना खिलाता है। तो 500 ब्राह्मण और 1000 बौद्ध भिक्षु, ध्यान रखना, 500 ब्राह्मण और 1000 बौद्ध भिक्षु खाना खिलाया था। इसके अलावा क्या करता था, तो इसके अलावा प्रत्येक 5 वर्ष पर अपनी पूरी संपत्ति जो है दान कर दिया था। प्रत्येक 5 वर्ष पर अपनी पूरी संपत्ति है, हाँ हाँ, इसके अलावा एक युद्ध और हुए हैं जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी। दक्षिण का शासक जब पढ़ाएंगे आप लोग को, तो वहां पर पढ़ाएंगे पुलकेशिन द्वितीय। तो एक युद्ध हुआ था हर्षवर्धन
वर्सेज पुलकेशिन, है ना, द्वितीय, जिसमें क्या हुई थी, हर्षवर्धन की हार हो गई थी और पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था। ये युद्ध 630 में नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। कब हुआ था? 630 में नर्मदा नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था, है ना। यहीं से क्या हुआ कि हर्षवर्धन की शक्ति का थोड़ा सा डेमोलाइज होना शुरू हुआ और ये पूरा का पूरा वंश जो है बाद में बिखर जाता है। इसके दरबार में दो जबरदस्त व्यक्ति थे। एक तो नाम दिवाकर मित्र, आपको बताए दिवाकर मित्र आचार्य थे, है ना, और एक नाम और था, उनका नाम है बाणभट्ट। हाँ, एक का नाम है बाणभट्ट। इन्होंने ही किताब लिखा है हर्ष चरित्र, जिसमें हर्षवर्धन का पूरा जानकारी मिलता है। एक किताब और लिखे हैं इन्होंने, कादम्बरी, है ना। तो दो किताब का नाम आता है, एक किताब का नाम है हर्ष चरित्र और एक किताब का नाम है कादम्बरी। क्लियर? हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला प्रमुख जो यात्री है उसका नाम है हुएनसांग। हुएनसांग, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। क्लियर? 645 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, मतलब लगभग 55 वर्ष ये जीता है। क्लियर? एक कहानी है हर्षवर्धन की, हम लोग कल देखेंगे। एक क्वेश्चन लिख सकते हो कि सबसे प्रसिद्ध, है ना, यात्री, उसका नाम था हुएनसांग, जो किसके दरबार में आता है? हर्षवर्धन के दरबार में आता है, चीन का व्यक्ति है। क्लियर?